अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ और इकनॉमिक स्पेशल के साथ मैं हूँ सईद आयरा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 60 ट्रिलियन से ज़ायद का अपना आइंदा माली साल के लिए जो बजट है 2020-2021 के लिए वो पेश कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में हम लोगों ने देखा है कि इस हवाले से कार्रवाई हुई और अब उसको पास करवाने के सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास इस हवाले से जारी है। उसके ऊपर मुख्तलिफ जो आरा हैं अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमती पार्टियों की तरफ से भी, उसके ऊपर बहस व तमहीज़ का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद इसकी अप्रूवल जो है वो इन प्रोसेस है। अगर सूबाई असम्बलियों की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर भी बजट आइंदा माली साल के लिए जो है उनको पेश करने का सिलसिला जारी है। अगर हम लोगों ने पीछे जो हमारे प्रोग्राम्स हुए थे बजट स्पेशल के हवाले से, उसमें भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस बात का जिक्र बार बार किया था कि जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है कोरोना के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर, इसमें हुकूमत को यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रायोरिटी एरियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर पहले फोकस ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब उसके बजाय अगर हम देखते हैं तो सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह के दीगर शोबे जो हैं वो ज़्यादा हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम ये बजट ही डिस्कस करेंगे। हम जानना ये चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें उनके तरजीहात क्या रही हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। आने वाले दिनों में कोरोना के बाद जो सिचुएशन आई है और अब बजट के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, और क्या हम आने वाले दिनों में अपनी मईशत में या जो हमारी समाजी एक ज़िंदगी अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के बाद जो डिस्टर्बेंस हुई है उसमें कितनी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मोहम्मद अशरफानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुरू में जैसे हम लोगों ने बात की है कि मुश्किल बजट था, हालात बहुत मुख्तलिफ थे। ऐसी सूरत हाल कम कम नज़र में आती है कि जब हम ऐसी क्लाइमेटीज़ में आ जाते हैं, जब हमारी प्रायोरिटीज़ जो हमारे नेशनल एजेंडाज होते हैं हमें उनसे हट कर किसी मखसूस एरिया के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी पड़ती है। आपने वफाकी बजट देखा, सूबाई असम्बलियों के बजट्स का सिलसिला जो है वो जारी है। थोड़ी सी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा आपने बजट को बाकी बजट से कैसे मुख्तलिफ पाया, कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ थे जिनके ऊपर इस दफ़ा हुकूमत ने ज़्यादा तवज्जो दी है, और एलोकेशंस के हवाले से भी अगर हम देखें पीएसडीपी या बजट के हवाले से तो कौन से एरियाज़ थे जो कि हुकूमत की खसूसी तवज्जो का मुस्तहिक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट के बजट के बाद आप देख रही हैं कि पंजाब में भी तकरीबन 2.2 ट्रिलियन का बजट पेश हुआ है, सिंध में भी बजट पेश हो चुका है, आज भी खैबर पख्तूनख्वा का एक बजट जो है वो बजट हो रहा है। जहाँ तक ये जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, अगर उसको आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो एक तो ये कि ये नॉर्मल सिचुएशन का बजट नहीं था, यानी जो आमतौर पे पिछला जो हम देखते हैं तारीखी तौर पे, ये नॉर्मल बजट नहीं था, क्योंकि ये पहली दफ़ा पूरी दुनिया में आप देखें एक रिसेशन की सी सूरत हाल है। आपकी पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंपोर्ट्स हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। तो जो आपके वो भी सारी डिस्टर्ब, तो टोटल इकोनॉमी जो है आपकी वो एक डिस्टर्ब है। आपके जो जीडीपी अगर आप देख लें तो वो नेगेटिव में चला गया। तो लिहाजा ये जो बजट था ये नॉर्मल बजट नहीं था, ये समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लिहाजा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था, किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहिए था। हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इमरजेंसी में इंसान सबसे पहले क्या देखता है, वो देखता है सबसे पहले ह्यूमन लाइव्स आर इम्पोर्टेंट, जो इंसानों की जानें कैसे बचाई जा सकते हैं। लिहाजा पहला इशू यह है कि आपका जो इमीडिएट इशू है वो है कोरोना वायरस, उससे हमने कैसे निपटना है, तो ये हेल्थ का इशू बन जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है कि लोगों को भूख से कैसे बचाना है, बिल्कुल सही। लोगों को कैसे रोज़गार फराहम करना, लोगों की जो ये जो लिक्विडिटी है, जो वो पैसे कमाते हैं, लोगों तक हम कैसे वो इसको हम कंटिन्यू करें ग्रास रूट लेवल पे ख़ुसूसी तौर पे। तो ये दो चीज़ें हैं जो अगर आप बजट को देखें, बजट को जब हम फोकस करते हैं तो हमें ये दो चीज़ें बड़ी नुमायाँ तौर पे नज़र आती हैं। मसलन बजट से पहले आपको पता है कि एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 1200 बिलियन का, तो उसका इफेक्ट इसमें बजट में आपको नज़र आता है। 800 समथिंग जो है ना वो इस बजट में उसकी एलोकेशंस बाज़ाब्ता तौर पे हुई हैं। फोकस उसका ये था कि जो बिजनेसमैन इससे मुतासर हुए हैं, जो कॉमन पब्लिक, जो रोज़ के दिहाड़ीदार मजदूर जो भी मुतासर हुए हैं इस कोरोना वायरस के नतीजे में आने वाले लॉकडाउन से, उन तक पैसा कहीं किसी न किसी तरह पहुंचाए, ताकि वो जो अपने घरों में उनके फाके ना आ जाए, उनके स्टार्वेशन ना हो जाए। दूसरा, कोरोना से निपटना। तो कोरोना से निपटने के लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें बड़े कम्प्रहेंसिव वाकई इकदाम लिए हैं। एक स्पेशल जो उन्होंने प्रोग्राम ही अनाउंस किया है पर्टिकुलरली इस तरह की कैलेमिटीज़ से निपटने के लिए, जिसके लिए 70 बिलियन के करीब जो है आपको एक बड़ी एलोकेशन जो पीएसडीपी में जो आपको
इसकी एलोकेशंस मिली बिल्कुल। हैं। यानी अगर हम ओवरऑल इस बजट को देखते हैं, वफाकी हुकूमत का बजट, और उसके बाद हम सूबाई हुकूमतों को में भी अगर देखते हैं, तो सेहत और सोशल सिक्योरिटी जो उनका पूरा एक नेटवर्क था, वो एक खसूसी तवज्जो का मुस्तहिक रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम सर ये भी देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास आई हैं मुख्तलिफ फ़िगर्स आई हैं, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि सीपैक के हवाले से भी खुसूसी तौर पे तवज्जो दी गई है, क्योंकि ज़ाहिर है हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के दरमियान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल प्रोजेक्ट है। तो ये हमें कुछ बताइए कि सीपैक के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट की क्या तरजीहात रही हैं? क्या कोरोना वायरस की वजह से सीपैक और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी इफेक्ट हुए हैं, या गवर्नमेंट ने उनको उसी तरीके से फोकस किया है जिस तरह से गुज़िश्ता बजट्स के दौरान उनको किया जाता रहा? सीपैक जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा आप जो आपकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है, यानी चाइना उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक तो इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा अगेन, यानी अगर आप फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी को देखते हैं, आप मुस्तकबिल पे इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, तो आपको फ्यूचर ये जो सीपैक है, इसके साथ आपको अपनी मुल्क की इकोनॉमी बहुत हद तक जो है वो रिलेट करती इंटीग्रेटेड नज़र आती है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि देखिए, अब सीपैक बनाते हैं, आपका कितना ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, फिर आप मुख्तलिफ ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, तो वहाँ से जब आप ये वाकई एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। बजट में सोशल सेक्टर जैसे आपने कहा, दैन आपका ये जो हेल्थ सेक्टर है, ये इसके अलावा ये जो आपने मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या कोई बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है आपके मुल्क में, उसको आपने दवाम बख्शना, उसको आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो इस बजट में अगर आप देखें तो उस पर बहरहाल गवर्नमेंट फोकस किया हुआ, यानी अगर आप ओवरऑल पीएसडीपी की बात करेंगे तो ये पिछले साल के मुकाबले में कम हुआ है, यानी 650 पे आ गया पिछले साल के मुकाबले। हम जानते हैं वजह अगेन वो कोरोना वायरस है, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। इसके बावजूद हम 650 तक आ गए। अब इस 650 में अगर आप अब इसका शेयर आप देख लें सीपैक का, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। उनको वो शेयर प्रोवाइड किया गया। तकरीबन 77 बिलियन रुपीज़ जो है, जो सीपैक के ऑन गोइंग ऑलमोस्ट 32 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स रखे हैं इस बजट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहते हैं इसको, सीपैक को डिटरमाइंड है कि सीपैक जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, इसको मुकम्मल होना चाहिए, लिहाजा उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अच्छा सर, जो हम 32 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें हम ML1 को भी देख रहे हैं, कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो उसको भी हम देख रहे हैं कि रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क के ऊपर जो है वो खुसूसी तवज्जो दी गई है। दूसरा जो हमारा एक बहुत अहम शोबा रहा है, वो तवानाई का शोबा रहा है, जिसमें खुसूसी तौर पर तवज्जो और सीपैक के अंदर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान में अगर हम ये देखें कि जो भी हमारी मुश्किलात हैं या जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंस होगी, और हमारे इस सीपैक के पूरे प्रोजेक्ट को भी कामयाब करने के लिए और पाकिस्तान में ओवरऑल जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उनको ओवरकम करने के लिए इस शोबे को तवज्जो देना कितना ज़रूरी था? इसका अंदाज़ा आपको इसी से होना चाहिए कि जब आपने सीपैक लॉन्च किया था, तो जब जो सबसे प्रायोरिटाइज एरिया था सीपैक में, वो एनर्जी था। जी बिल्कुल। यानी सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए सीपैक के अंदर भी वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, यानी ये जो जनरेट हो, ताकि आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है, वो चलें। इस साल में भी जो फिगर आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2000 जो है ना, इस तरह की कैपेसिटी के जो उन्होंने ये जो है प्रोजेक्ट्स सीपैक के अंडर जो है कंप्लीट किए हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क को तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मतलब आप पीछे देखें ना, अब इसको आप पीछे कुछ अर्सा पहले देख लें, तो हर तरफ आपको लोड शेडिंग नज़र आ रही थी, हर तरफ आपको ये मतलब फैक्ट्रियाँ उन तक लोड शेडिंग होती थी, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इवन होती थी, तो आप उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी मैच नहीं करते थे, आप उस तक नहीं पहुंच पाते थे। वजह था एनर्जी। आपका लेबर ज़ाया हो रहा था, लेबर आपके फैक्ट्रीज़ में आता था, इंडस्ट्री में आता था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हुई थी। तो लिहाजा एनर्जी तो हमारा बेसिक, ये तो बहुत बुनियादी ज़रूरत है। फ्यूचर ऑफ द कंट्री को भी अगर हम देखें तो, और अगर आपकी सीपैक को कंट्री ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो सीपैक के अंदर बजाय खुद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फोकस एनर्जी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, वैसे तो हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी आपने बात की है इंडस्ट्री के हवाले से और एनर्जी के हवाले से बात की है, तो एक छोटा सा ज़िमनी सवाल भी उसमें एक करना चाहूँगी कि PSM का इशू जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स में आ रहा है, और ये जो हुकूमत ने उसकी निजकारी के हवाले से फ़ैसला किया है, बहुत सारे हलकों की तरफ से उस पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एक अरसे से अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी को देखें तो वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी थी। तो इन तमाम तर हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या ये जो एक फ़ैसला था, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि PSM की निजकारी इन हालात में, जबकि हम वैसे ही माशी दबाव का शिकार हैं, कितनी ज़रूरी और कितनी बर वक्त रही है?
देखिए, अव्वल तो ये कि आज का फैसला नहीं है ये पीएसएम की निजकारी। ये अगर आप पिछली गवर्नमेंट को देखें तो ये शुरू से ही मेरा ख्याल है टॉप लिस्ट, प्राइवेटाइजेशन के टॉप लिस्ट पे रहा है कि इस पीएसएम की निजकारी करें। अब जैसे आपने खुद कहा कि यानी प्रोडक्टिविटी क्या है, पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट तो दूर की बात है, यानी आपको गवर्नमेंट को हर 2, 3, 4 महीने के बाद उसमें इंजेक्ट करना पड़ता हाँ है जी, कि उनको बिल्कुल। लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो बिल्कुल। अपने एम्प्लॉयज़ को एक साइड तो वो है, यानी ह्यूमन साइड आप समझ सकते हैं। वहाँ पे अगर 9,000 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो पैकेज अनाउंस उनके लिए कर रही है कि उसमें उनको ये प्रोटेक्ट किया गया है कि उनको किस तरह हमने फेज आउट करना है, जी, यानी किस गोल्डन तरह शेक हैंड हाँ, के थ्रू और ठीक है। 23 लैक्स आई थिंक पर हेड प्रोवाइड किए हाँ, जा रहे ऐसा हैं। ऐसा कुछ है। तो मेरा मेरा अपना ये ख्याल है कि ये अल्टीमेटली तो होना ही है, यानी शुरू ये तो आज की गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया, मतलब अगर आप पीछे देखें ना पिछले गवर्नमेंट से शुरू से ही एजेंडा नंबर 1 पे मेरे ख्याल से रहा है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। वानी साहब, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया है कि कोरोना सिचुएशन ने तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया। हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके नतीजे में आई, और ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा, जो ज़ाहिर है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ इफेक्ट्स कुछ कम हुए होंगे, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके इफेक्ट्स यकीनन ज़्यादा हुए होंगे। लेकिन अब कुछ सूरत हाल ऐसी भी सामने आ रही है कि जिसमें हमारे जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक हैं उनकी तरफ से भी और कुछ आलमी जो हमारी मईशत के इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चूँकि अब ओवरऑल पूरी दुनिया में लॉकडाउन में कुछ नरमियाँ देखने में आ रही हैं, कुछ ममालिक ऐसे भी खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने कोरोना की वबा में ज़ीरो पर भी चले गए हैं और वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा बहाल हो गई हैं। तो अब आप मौजूदा सूरत हाल को क्या देखते हैं कि क्या वाकई ये जो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा अपनी लाइन पे आनी शुरू हो गई हैं? हम दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि हम अपनी मईशत को दोबारा उसी ट्रैक पे ला सकेंगे जहाँ से हम लोग डी ट्रैक हुए थे कोरोना की वजह से? अगेन अगर आप बजट को ही देखेंगे तो मेरा मेरा अपना ख्याल है कि जो बजट के फिगर, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के फिगर हैं या ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के जो है प्रोजेक्शंस हैं, वो मेरे इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ रही कि हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हम ये चीज़ें अचीव करेंगे। ठीक है। यानी अगर आप रेवेन्यूज़ को देखें तो ये तकरीबन 25% से ज़्यादा ग्रोथ है, यानी 39 अगर हम अचीव करते हैं तो उसके बाद 4900 बिलियन हमने इस दफ़ा टारगेट रखा। सही। इसी तरह जीडीपी का टारगेट जो हमने 0.38 नेगेटिव इस साल किया है तो उसको हमने 2 प्लस कर दिया, 2.3 जो है ना नेक्स्ट ईयर। तो तवक्को यही है कि दुनिया, ये जो कोरोना वायरस है इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ये कम हो जाएंगे। तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो नॉर्मल रूटीन की तरफ, जो नॉर्मल लाइफ तरफ अब जाना शुरू हो गए, लॉकडाउन सब ख़त्म हो रहे हैं, इकोनॉमीज़ खुल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा साइन है। तो देखिए हम एक इंटीग्रेटेड दुनिया में रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ये है, यानी एक जगह कोई चीज़ मुतासर होती है उसका इफ़ेक्ट दूसरी जगह पर पड़ता है। लिहाजा अगर कहीं पे भी दुनिया में इस तरह ये अब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं तो उसका करेक्टली जो है इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स सर, यही बात हम आगे करना चाह रहे थे कि जब हम एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन में अब हम देख रहे हैं कि नरमियाँ होनी शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे हलके ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद सख्त लॉकडाउन किया जाए, जिसकी हमेशा से मौजूदा हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है मुखालफत की है, ये सोचते हुए कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही हैं और जो बहुत सारी अनरजिस्टर्ड हमारी एम्प्लॉयमेंट है, मज़दूर तबका है, उसको हमारे पास बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क मौजूद नहीं है। तो हम एक उस कर्फ्यू सिचुएशन में या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सेक्टर खुल जाता है, हमारी इंडस्ट्री उस तरीके से अभी वर्किंग में नहीं आई है जिस तरीके से इसको आज, क्या हम इस सिचुएशन में होंगे कि हम उन एक्सपोर्ट्स को मीट कर सकें, हमारी इंडस्ट्री दोबारा से उसी तरीके से वर्किंग में आना शुरू हो जाए जिस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल मार्केट की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें, या दोबारा हमारा इन्हिसार फिर दोबारा इंपोर्ट्स पे हो जाएगा? देखिए, पहले तो ये कि हम एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा हमें रिकवर करने में तो मतलब डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, यानी ये नहीं कि ओवरनाइट तो ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। जहाँ तक अब ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक, देखिए ये जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, इसकी जो शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन होने चाहिए। जी बिल्कुल। स्मार्ट लॉकडाउन का यही मकसद था कि आप इकोनॉमी को भी मुतासर ना होने दें और साथ साथ जहाँ पे आपको लगता है कि ये वबा जो है ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं
इम्कानात हैं, जी। वहाँ पे आप स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें तो उसको हम कंटेन कर सकें। जैसे कि पिछले दिनों ये जो WHO की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को सजेस्ट किया था कि लॉकडाउन। आप हाँ जी, देखें ना, 2 हफ्ते का। जब आप WHO को देखते हैं तो WHO तो उसको सारे पर्सपेक्टिव को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे हुकूमती लेवल पे सोचता हूँ तो मैं उसको एक तो साइड पे तो मेरा हेल्थ पर्सपेक्टिव इसका होता है, दूसरी साइड पे इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल। मैं इन दोनों को देख के मुझे पॉलिसी बनानी है। अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता उसका कितना इफेक्ट आएगा, और अगर मैं स्मार्ट लॉकडाउन करना उसका कितना इफेक्ट आएगा। पूरे लॉकडाउन का मतलब है कि पूरा जितने भी आपके लोग हैं वो घर बैठ जाएं, कोई काम ना करें वगैरह वगैरह, जैसे कर्फ्यू लाइक सिचुएशन जी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। मतलब है रोज़गार नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन है तो आप थोड़ा सा कम से रिस्क कम लेते साथ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू यस, कर सकते हैं। आप थोड़ी रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा महफूज करते हैं, आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, तो आप ये, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, ये जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये काम करना शुरू कर देता, मैं ये नहीं कहूँ कि उस कैपेसिटी पे चला जाएगा, लेकिन हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो गुज़िश्ता अगर हम पूरे हफ्ते को देखते हैं तो उसमें तकरीबन $70 मिलियन का इजाफा हुआ है। आपके ख्याल में ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है? और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंटिन्यू इकनॉमिक फिस्कल ईयर जो जा रहा है, इस दौरान लाइफ स्टॉक के शोबे में वैल्यू एडिशन की तरफ भी हमारे पास एक नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर इक़दामात हमारे ये जो एक हमारे पास कोरोना का एक जिसको हम कह सकते हैं खौफ था, या कोरोना की वजह से जो एक सिचुएशन बन चुकी हुई थी, क्या ये एक इशारा है कि हम उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, दोबारा हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, या ये एक कोई टेम्परेरी, चूँकि बजट का हफ्ता था तो ये कोई टेम्परेरी इम्पैक्ट्स हैं जो कि दोबारा से जो है वो अपनी पुरानी सिचुएशन पे आ जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है टेम्पररी इम्पैक्ट्स हैं। अगर आप स्टेट बैंक की बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो वो आप देखें एक अच्छे इस पोजीशन पे हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स इस वक्त भी देखें तो ये एक वहाँ पे एक स्टेबिलिटी सी हमें नज़र आती है स्टेट बैंक में। अगर खासकर आप देखें ना पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। दूसरी साइड पे एग्रीकल्चर साइड इट इज़ वाकई ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है जो पाकिस्तान की है। यानी अगर आज तक हम सर्वाइव भी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना मजबूत है कि हम सर्वाइव कर लेते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ा सा रिसेंटली हमें ये देखने टिड्डी दल का जो इशू आ रहा है, लोकस का जो अटैक है उसकी वजह से हमारे जो काफ़ी नुकसान हो गए हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट बहरहाल वो अपनी तरफ से लगी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो इकदाम किए जा रहे हैं। वट एवर दे आर, इसमें भी अगर आप परसों या कल की ECC है तो 100 मिलियन अगेन उन्होंने वो उसके लिए वो अलोकेशंस कर दी हैं। सही। वैल्यू एडिशन ऑफ कोर्स देखें, अब तो पूरी दुनिया में ये वैल्यू एडिशन हो रही है। यानी जो हम मैंगो यहाँ पे काश्त करते हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपर वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो वो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और अभी तो वैसे भी जब एक्सपोर्ट्स में थोड़ी हर्डल्स आई हुई हैं, तो बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाए तो हम उसको इस तरफ लेकर जा सकते हैं। तो लिहाजा ये पूरी दुनिया में अब एक हर चीज़ का अब एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। अगर आप उन स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ पे पूरा नहीं उतरते, आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो लिहाजा आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि हम SOPs की बात कर रहे हैं, कोरोना की जो भी सिचुएशन बन रही है, जब हम बात करते हैं कि हम अपने बिजनेसेस को दोबारा से रीओपन करें, लेकिन फिर हम साथ ही ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से फिर रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं क्योंकि SOPs पर अमल नहीं हो रहा। इस सिलसिले में हमारी जो ताजर बरादरी है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं, तो वहाँ पे जाने वाले जो लोग हैं और जो एक आम कंज्यूमर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? और इस मईशत को दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा करने में जो हम एक आम शहरी है वो SOPs पर अमल करके, तमाम तर जो चीज़ें हैं उस पर अमल करके कितना मुस्बत और कितना अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, एक तो ये कौमी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ नहीं कि मेरी जान को ख़तरा है कि मैं मास्क पहन रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी वजह से दूसरे को नुकसान हो जाए, और खुदा ना खास्ता अगर मेरी वजह से किसी और शख्स को ये वायरस लग जाता है और उसकी मौत वाक़ा हो जाए, तो ये तो मैंने एक हिसाब से तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उसकी मौत का ज़िम्मेदार हूँ। बिल्कुल। लिहाजा बहसत कौम ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो जब भी घर से निकले तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है लाजमन करे जो गवर्नमेंट ने बता दिए हैं। और जहाँ पे वो काम करते हैं, जो उसका अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारा वो जो गियर पहन के आए हुए हैं या वो जो उनके
जो इक्विपमेंट ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए वो उसमें हों। यकीनन यकीनन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब हम मईशत की बात करते हैं, जब हम एक आम आदमी की फ़लाह की बात करते हैं, इस वक़्त हम देखते हैं हम एक ख़ुसूसी हालात से गुज़र रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। अगर हम इस वक़्त में उन तमाम लोगों का भला चाहते हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे रह रहे हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़ मज़दूरी करते हैं, अगर हम उन लोगों तक रोज़मर्रा की ज़रूरियात की फ़राहमी की, उनकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल एक रूटीन है उसकी बहाली की बात करें, तो उस सिलसिले में हमारा किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि अगर हम अपने उन एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, अपनी उस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेंगे, तो यकीनन हम जल्द इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हो सकेंगे।